हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है वाल्डेन। इसका मतलब जंगलों में जीवन का सच्चा आनंद। इनका लेखक का नाम है हेनरी डेविड थॉरियो। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। ये किताब लेखक हेनरी डेविड थोरेओ ने अपने जीवन के सबसे यादगार और खुशनुमा अनुभव से प्रेरित होकर लिखी है। जब शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से तंग होकर हेनरी वाल्डेन तालाब के किनारे बसे छोटे से जंगल में रहने के लिए गए तो उन्हें वहां अपने जीवन का व्यापन के लिए क्या क्या करना पड़ा, ये सारी बातें एक कहानी और दिलचस्प अंदाज में लेखक ने 1854 में लिखी अपनी इस किताब के जरिए पेश किया है। इस किताब को पढ़कर आपको जंगल के जीवन का दार्शनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का ज्ञान मिलेगा। यह सबक किन लोगों के लिए है? अगर आप अपने व्यस्त जीवन को छोड़ एक आसान जीवन की ओर कदम रखने के लिए किसी प्रेरणा की तलाश में हैं, अगर आप फिलोसफी और लिटरेचर की विद्यार्थी हैं, अगर आप प्रकृति और पर्यावरण के प्रेमी हैं। अध्याय नंबर 1। ये सबक आपको क्यों पढ़ना चाहिए? हम में से ज़्यादातर लोग शहर की भीड़ भाड़, शोर शराबा और थका देने वाली ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाए। यकीनन हेनरी को भी यही लगा होगा। बस फ़र्क इतना है कि हम मात्र सोचकर ही रह जाते हैं और वो सच में वाल्डेन तालाब के किनारे बसे जंगल में रहने चले गए। वहाँ बिताए 2 सालों के दौरान लेखक ने जंगलों में जीवन जीने के कुछ नए तरीके सीखे और ये जाना कि कैसे प्रकृति की गोद में रहने वाले लोग हमेशा ज़्यादा खुश और संतुष्ट जीवन जीते हैं। इस किताब को पढ़कर आपको इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते की गहराई का पता चलेगा और आप भी आत्म शांति के इस तरह का कोई कदम अपने जीवन में उठा सकेंगे। इससे आप ये भी जानेंगे 2 साल जंगलों में रहने के दौरान लेखक की मुलाकात कैसे कैसे लोगों से हुई, क्यों जंगली कहलाने वाले लोग घर बनाने की कला में हमसे भी ज़्यादा माहिर हैं, अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक देना क्यों हमारी बेवकूफ़ी है। अध्याय नंबर 2। लेखक इस बात से बहुत चिंतित थे कि आजकल की आधुनिक लाइफस्टाइल सच्चे ज्ञान और शांति प्रदान करने में असमर्थ है। वो सन 1845 की बसंत ऋतु थी जब लेखक ने शहर के भीड़ भाड़ को थका देने वाले माहौल से परेशान होकर आखिरकार शहर के बाहर वाल्डेन तालाब के किनारे बसे जंगल में जाकर रहने का निर्णय लिया। शहर में रहते हुए लेखक ने इस बात का अनुभव किया कि शहर का वातावरण सच्चे ज्ञान और बुद्धिमत्ता से दूर ले जाता है। शहरों में आमतौर पर लोग बस पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं ताकि एक बड़े से घर में आराम का सब सामान भर सके, लेकिन शहरी जीवन के सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोगों के पास आराम और सुकून का सब साजो सामान तो है, लेकिन आराम के लिए समय नहीं है। इस जीवन के क्रियाकलापों में उलझकर इंसान न अपने परिवार को समय दे पाता और न ही खुद को। बही खातों और हिसाब किताब में उलझा हुआ इंसान कभी भी किताबें पढ़ना और अकेले में बैठकर कभी खुद से सवाल जवाब करना तो कब का भूल चुका है। लेखक कहते हैं कि किताबें ही इंसान की सच्ची दोस्त है। आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या आ जाए, इन किताबों में आपको सबका हल मिल सकता है, लेकिन बस ज़रूरत है इन्हें पढ़ने की। लेकिन शहर की भीड़ भाड़ में खोकर हम पढ़ने और लिखने की कला को भूल गए हैं। इंसान मॉडर्न होकर जीवन को आसान करने वाली मशीनें बनाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन वो प्रकृति से दूर हो गया। वो फूलों का खिलना, पंछियों का चहचहाना सब भूल गया। इन्हीं बातों से तंग आकर लेखक ने शहर के शोर शराबे से दूर जाकर जीवन के कुछ पल खुद के साथ बिताने का निर्णय लिया। इस दौरान मिले अनुभवों को लेखक ने हमारे साथ बांटा है। तो आइए आगे के सबक में हम उनके अनुभवों से प्रकृति की गोद में कैसे जीवन का सच्चा आनंद लिया जाता है, इस बात को सीखते हैं। अध्याय नंबर 3। वाल्डेन की वादियों में जाकर लेखक ने सरल जीवन के सच्चे आनंद को समझा। जब शहर की जिंदगी से तंग आकर लेखक ने वाल्डेन की वादियों का रुख किया तो उनके इस फैसले को जानकर उनके जान पहचान वाले ने कई अटकलें लगाई। किसी ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है और वो गैर सामाजिक जीवन की ओर जा रहे हैं।
तो किसी ने सोचा कि जरूरी वो किसी षड्यंत्र की तैयारी में है, लेकिन इन सब अफवाहों को नज़रअंदाज करते हुए वो आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वहां जाकर लेखक को यह एहसास हुआ कि इंसान व्यर्थ में इतनी दौड़ भाग में लगा हुआ है, जबकि जीवन व्यापन के लिए तो बस चार ही जरूरी चीज़ें चाहिए। वो है रोटी, कपड़ा, मकान और खाना, बनने के लिए ईंधन। उन्हें पता था कि धरती माँ की गोद में इन चीज़ों की कोई भी कमी नहीं है, और वाल्डेन के वादियों में रहकर वो आसानी से इन्हें इकट्ठा कर अपनी समय लेखन और चिंतन में लगा सकते थे। जब लेखक वाल्डेन के किनारे रहने जा रहे थे तो उन्हें पता था कि उन्हें रहने के लिए अपनी छत का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने लकड़ियों का जमा की और उनसे अपना घर बनाया, और खुद ही खेती का फल फूल उगाना शुरू किए, जिससे उनके खाने का भी इंतजाम हो गया और उन्हें बेचकर कुछ पैसे का भी मिल जाते थे। लेखक को पता था कि चाहे खेती हो या अपना घर बनाना, दोनों अपने आप में बहुत कठिन काम है, पर वो कहते हैं कि शहर के ऑफिस में बैठकर किसी और के लिए काम करने से ये काम कहीं ज़्यादा संतोषजनक है। इसलिए इन जंगलों में पहुंचकर लेखक ने सादा जीवन, प्राकृतिक भोजन और रोम रोम में ताजगी भर देने वाली हवा का आनंद लेते हुए एक अनोखे अनुभव की शुरुआत की। अध्याय नंबर 4। अपना घर बनाना हो या बागवानी करना, दोनों ही काम लेखक को बहुत आनंददायक और उपयोगी लगे। लेखक के अनुसार आजकल के आधुनिक युग में जो घर बनते हैं वो सर ढकने के लिए छत की बजाय एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गए हैं। कहा जाता है कि घरों में सपने बसते हैं, पर आजकल लोग घरों को मात्र दूसरों को नीचा दिखाने का एक साधन ही समझते हैं। इसके विपरीत आधुनिकता से कोसों दूर जंगलों में रहने वाले लोग, जिनको हम जंगली कहते हैं, वो अपने घरों एकदम प्राकृतिक और सही ढंग से बनाते हैं ताकि वो हर एक मौसम में उन्हें बचा सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आधुनिकता की इस दुनिया में तो हजारों लोग बेघर हैं, जिनके पास सर छुपाने के लिए छत तक नहीं है, जबकि इन शांत जंगलों में हर एक को प्राकृतिक अपना पेट भरने का और सर छुपाने का बराबर अवसर प्रदान किया है। घर बनाने के साथ साथ अपने खाने के लिए सब्जियां और फल भी लेखक खुद ही उगाते थे। हालांकि घर बनाने और खेती करने में लेखक को काफ़ी दिक्कतें भी आई, पर उनका कहना था कि खुद अपने हाथों से उगाई सब्जियां खाने का संतोष कुछ अलग ही था, जिसे उन्हें पहले कभी नहीं महसूस किया था। और इन दोनों कामों को करने से लेखक को प्रकृति के बारे में और ज़्यादा जानने का अवसर मिला। उनका कहना था कि चाहे किताबों में जितनी मर्जी पढ़ ले, लेकिन जब तक व्यक्ति खुद किसी काम को करके नहीं देखता तब तक उसको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं मिलता। उदाहरण स्वरूप आप खुद ये तय कर सकते हैं कि किसको ज़्यादा अनुभव होगा, उन स्टूडेंट को जो मेंटलीज की क्लास में बैठकर खनिज पदार्थों के बारे में पढ़ रहे हैं, या वो मजदूर जो रोज़ अपना खून पसीना बहाकर खानों में से खनिज को निकालते हैं। इसलिए जब तक आप किसी काम को खुद नहीं करते, आप उसके दौरान आने वाली समस्याओं और उनके समाधानों को नहीं जान सकते। अध्याय नंबर 5। वाल्डेन जाकर लेखक ने यह जाना कि प्रकृति की गोद में कितना सुकून और एकांत का एहसास है, जहां हम अपने हर दर्द की दवा तलाश कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो कि लेखक उस दौरान सीखी वो ये थी कि प्रकृति सबको समान हक देती है। उसके लिए कोई छोटा बड़ा या अमीर नहीं है। लेखक ने यहाँ अपना घर खुद निर्मित किया, जिसकी कीमत उन्हें करीब $28 पड़ी, जो कि उन दोनों के हिसाब से काफ़ी कम थी। लेखक कहता है कि इतने पैसे में तो कॉलेज के हॉस्टल में मात्र एक कमरा 1 महीने के लिए किराए पर मिलता है, और लेखक के पास अपना खुद का घर था। प्रकृति के बीच बीच एकांत में उन्हें अपने लिए काफ़ी समय मिल जाता था, जिस दौरान वो किताबें पढ़ सकते थे और आत्मचिंतन कर सकते थे। लेखक कहते हैं कि शायद जंगलों में अकेले रहने की बात सुनकर किसी को ये लग सकता है कि जैसे कोई सज़ा हो, लेकिन वहाँ वो अकेले होकर भी कभी अकेले नहीं महसूस करते थे। चिड़ियों का चहचहाना, झिंगुर का शोर, गिलहरियों का छतों पर कूदना, यह सब उनके साथ था, और इन गुदगुदा देने वाली आवाज़ों को सुनकर लेखक को खुशी और उमंग का एहसास होता था। रात को जब तालाब के पानी पर तारे टिमटिमाते थे तो वो दृश्य देखते ही बनता था। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई मेरा तेरा वाला भावना नहीं। ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी और ही ग्रह पर पहुंच गए हैं।
जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका है। ऐसा एहसास पाकर लेखक काफ़ी उत्साहित और संतुष्ट महसूस करते थे। अध्याय नंबर 6। जल्द ही लेखक के छोटे से घर में मेहमानों की संख्या भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे लेखक ने वहाँ अपनी एक दुनिया बसा ली और एक खास दिनचर्या बना ली। वह सुबह बागवानी करते थे और दोपहर में अपनी उगाई सब्जियों को बेचने और खाने की जरूरी सामान लेने शहर की ओर निकल जाते थे। जैसे जैसे लोगों को लेखक के बारे में पता चलने लगा, लोग उनसे मिलने के लिए वहाँ आने लगे। लगातार मेहमानों की बढ़ती संख्या के कारण थोरेओ को अपना घर छोटा लगने लगा। लेखक इन जंगलों में एकांत की तलाश में आए थे और जब उनके द्वारा बनाया हुआ एक कमरा अक्सर लोगों से भरा हुआ रहता था। चूँकि लेखक काफ़ी खुशमिजाज व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अपने मेहमानों के लिए वो टेबल और कुर्सियाँ घर के बाहर ही लगा देंगे, ताकि वह सब एक खुले आसमान के तले अपनी बातें कर सके और लेखक को भी उनके स्वागत में कोई परेशानी ना हो। उनका एक खास पसंदीदा मेहमान था एक नौजवान जो उन जंगलों में लकड़ी काटता था। उसने थोरेओ के घर से कुछ ही दूरी पर अपना घर बनाया था। वो और उसका कुत्ता अक्सर लेखक के घर के सामने से गुजरते थे। लेखक को उसका व्यवहार और सादगी बहुत पसंद थी। लेखक कहते हैं कि वो इतना नेकदिल और इज्जतदार व्यक्ति था कि कई आसपास के लोगों उसे जंगलों का राजकुमार भी कहते थे। लेखक को ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि उसे भी लेखक की ही तरह होमर की कविताएं बहुत पसंद थी। लेखक के अन्य मेहमानों की सूची में उनके कई लेखक दोस्त और जान पहचान वाले शामिल थे। थोरेओ अपनी मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं करते थे। उन्हें बाकायदा बिठाकर चाय पिलाते और अपने हाथ से बनाई हुई ब्रेड भी खिलाते थे। इसी चाय के प्याले के साथ कई जरूरी बातों पर चर्चाएं भी होती थी। इन बातों से साफ था कि जंगलों में अकेले रहने के बाद भी लेखक एक गैर सामाजिक जीवन नहीं जी रहे थे, बल्कि उनका घर किसी खुशनुमा मीटिंग पॉइंट से कम नहीं था। अध्याय नंबर 7। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर मानो लेखक के परिवार का हिस्सा बन गए थे। हालांकि लेखक के घर पर आने जाने वाले की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लेखक के सच्चे साथी तो उनके आसपास रहने वाले वन्य प्राणी ही थे। वहाँ के पंछी, चूहे, लंगूर, बंदर सब मानो उनके दोस्त हो। खास तौर पर जंगली चूहे तो जैसे उनके परिवार का ही एक हिस्सा बन गए थे। ये चूहे शहरों के चूहों से काफ़ी अलग थे, क्योंकि शहरों के चूहे तो लगभग रोज़ इंसानी आबादी से रूबरू होते हैं, लेकिन जंगलों के चूहे के लिए तो इंसान नए थे। इसलिए शुरू शुरू में तो वो लेखक से डर कर भाग जाते थे, लेकिन लेखक के साथ रह कर उन्हें भी वो अपने से लगने लगे थे। कभी तो वो उनके कपड़ों में घुस जाते थे, कभी बिस्तर पर कूदते थे, और जब भी लेखक खाना खाते थे वो सब जमा हो जाते थे और लेखक मुस्कुराकर उनकी ओर खाने का टुकड़ा फेंक देते थे। लेखक के खास दोस्तों में तीतर पक्षियों का एक समूह भी शामिल था। उनकी सुरीली आवाज़ और उनकी बुद्धिमत्ता दोनों पर लेखक का दिल आ गया था। लेखक अक्सर अपनी कुर्सी अपने कमरे के बाहर लगाकर घंटों उन्हें निहारते रहते थे। शुरू में तो ये पक्षी लेखक से शर्माते थे, लेकिन बाद में उन्हें भी लेखक की आदत सी हो गई थी। जब भी लेखक घर से बाहर जाते, उन्हें खास ध्यान देकर कदम रखना पड़ता था, ताकि कहीं किसी छोटे तीतर पर उनका पैर ना आ जाए। ऐसी खूबसूरती और ऐसी शांति का अनुभव लेखक ने अपने जीवन में पहली बार किया था। लेखक यह देखकर हैरान थे कि कैसे ये छोटे से दिखने वाले वन्य प्राणी इतने जतन और होशियारी से अपना घर बनाते हैं और अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। इन जानवरों से प्रभावित होकर उनकी मदद के लिए सर्दियों में लेखक ने अपने खेतों में अनाज छोड़ दिया, ताकि जानवर उन्हें खाकर अपना गुजारा कर सके। अध्याय नंबर 8। वाल्डेन के किनारे बिताई सदियों लेखक के लिए काफ़ी मुश्किल भरी थी। 22 सितंबर 1845 के एक महीने बाद जब बर्फ़ जम गई और सर्दियों का मौसम आया, तो वाल्डेन के किनारे ज़िंदगी उतनी आसान नहीं रही जितनी कि लेखक ने सोची थी। सबसे पहले दिक्कत थी पानी की, क्योंकि वाल्डेन तालाब का पानी पूरी तरह से जम गया था और वहीं लेखक के लिए पीने के पानी एकमात्र साधन था। इन सर्दियों में जब भी लेखक को पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें बर्फ़ को तोड़ना पड़ता, उसे गर्म कर पानी बनाना पड़ता, और यकीन मानिए कि ये बहुत ही मुश्किल काम था। दूसरी सबसे ज़रूरी बात थी कि खुद को गर्म रखना। उसके लिए लेखक को सर्दियों शुरू होने से पहले अपने घर के अंदर चिमनी बनानी थी और अपने घर को प्लास्टर करना था, और उन्हें यह काम नवंबर शुरू होने से पहले करना था, क्योंकि उन दिनों ठंडा बहुत
ज़्यादा होती है और बिना किसी गरमाइश के वहाँ रहना मुश्किल था। लेकिन लेखक खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते थे कि वहाँ उन्हें जलाने के लिए लकड़ी की भी कोई कमी नहीं आई। जो लकड़ियाँ तालाब में बहकर किनारे तक पहुँच गई थी वो ख़ास तौर पर बहुत बढ़िया ईंधन का काम करती थी, क्योंकि उनमें पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी थी। इसलिए उससे बनने वाली भाप से घर का एक कोना गर्म हो जाता था। और तो और लेखक ने यह भी महसूस किया कि इन लकड़ियों पर बनाया हुआ खाना पहले से अधिक स्वादिष्ट था। तो इस तरह मेहनत और भाग्य के सहारे लेखक ने वाल्डेन में अपनी सर्दियाँ लगभग अच्छे से बिता ली। अध्याय नंबर 9। बसंत ऋतु लेखक की जिंदगी में एक नई बहार की तरह आई। आखिरकार कड़ाके की ठंड के बाद बसंत ऋतु का सुहावना मौसम ही आ गया। यह मौसम अपने साथ लेखक की जिंदगी में एक नया और अनोखा अनुभव लेकर आया। लेखक तालाब में जमी बर्फ को पिघलते हुए देखे खुश थे कि अब उनके पानी की समस्या नहीं होगी। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही थी, पहाड़ों से पानी बहता हुआ तालाब में गिर रहा था। क्योंकि पानी अपने बहाव के साथ मिट्टी भी ला रहा था, इसलिए ये दृश्य ऐसा था मानो किसी ज्वालामुखी से भूरे रंग का लावा बह रहा हो। बसंत ऋतु के आने का सबसे पहला संदेश उन्हें पक्षियों ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाकर दिया, और देखते ही देखते तालाब का किनारा फिर से अनेकों प्रकार के पक्षी और वन प्राणियों से भर गया। चिड़ियाओं की सुरीली आवाज़ के साथ फूलों का खिलना भी शुरू हो गया। सूखी और मुरझाई घास में भी जान आ गई। वो चमकीली हरे रंग की लहराती हुई भी सी सफल फसल में तब्दील हो गई। पेड़ों पर भी मानो नई जीवन आ गई। ये सारा दिलकश नज़ारा लेखक के लिए अपने सपनों से कम नहीं था। शहर में पले बड़े लेखक प्रकृति के इस अनोखे जीवन चक्र को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए थे। प्रकृति को इतने करीब से जानना उनके लिए आज तक का सबसे प्रेरणादायी और सुहाना एहसास था। अध्याय नंबर 10। वाल्डेन में बिताया 2 सालों के दौरान लेखक ने जिंदगी के कई जरूरी सबक सीखे। आखिर 2 सितंबर 1847 का वो दिन आ ही गया जब लेखक को वाल्डेन की वादियों को अलविदा कहकर दोबारा अपने घर लौटना था। लेखक के मन में यही सवाल दौड़ रहा था कि आखिर जाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन फिर भी उनके अंतरात्मा से ये जवाब आया कि उनके पास एक ही जीवन है और अभी अनेकों ऐसे अनुभव उनका इंतजार कर रहे हैं। ये सोचकर लेखक ने वहाँ से जाने का फैसला लिया। ये बात तो साफ थी कि लेखक ने उन 2 सालों में जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखे थे। सबसे पहली चीज़ जो लेखक ने जंगलों में आकर जीना जानी वो ये है कि अगर हम अपने जीवन को सरल और सादा बना लेंगे तो जीवन की कड़ियाँ अपने आप सुलझने लगेगी। आप एक उच्च कोटि का जीवन व्यापन कर सकेंगे। शहरी जीवन में रोज़मर्रा की एक जैसी दिनचर्या के कारण व्यक्ति का दिमाग रुक सा जाता है और उसके सोचने की शक्ति सीमित हो जाती है। इसलिए जब लेखक जंगलों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके लेखन को एक नया अंदाज मिल गया और उनका दिमाग पहले से कहीं अधिक कलात्मक अंदाज में सोचने लगा। लेखक कहते हैं कि क्या फ़ायदा अपने आप को थका कर इतना काम करने का जब आखिर में सिर्फ कुछ रुपये ही हासिल होने हैं जो कि अपने जीवन में सुकून तक नहीं दे सकते। लेखक के अनुसार व्यक्ति जितना इस आधुनिक जीवन के भौतिक सुखों में खो जाएगा उतनी ही सच्ची खुशी और संतोष से दूर होता जाएगा। मानव जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए उसे मात्र पैसा कमाने के दौड़ में लगाकर हम इस अनमोल जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। लेखक इस सफ़र में हम ये भी सीख सकते हैं कि सरलता में ही सच्चा सुख है। कुल मिलाकर सन 1845 में लेखक हेनरी डेविड थोरेवो ने एक सरल जीवन की तलाश में वाल्डेन तालाब के किनारे जाने का फैसला किया ताकि वो अपनी सोच को बड़ा कर सके। प्रकृति की गोद में बिताए इन 2 सालों में लेखक ने ज़िंदगी के जो अनमोल सबक सीखे वो आज के दशक में भी उतने ही उपयोगी और उचित लगते हैं। क्या करें? अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी हिम्मत और ताकत से जुट जाए। अपने हद निश्चय और आत्मविश्वास को कभी भी कम ना होने दें। चाहे लोग आपको कुछ भी कहें, चाहे समाज के लिए आपको सपने कितने भी अलग और अनोखे क्यों ना हो, आप उन्हें पूरा करें, क्योंकि जब आप अपने सपनों की मंजिल पर पहुंचेंगे तो पाएंगे कि ये तो आपने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है।